डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे। और आज की जो पोएम हमको डिस्कस करनी है वो है गो एंड कैच फॉलिंग स्टार। इस पोएम के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी नोट आपको देता हूँ कि पोएम किस बारे में है। टाइटल जैसे कि सजेस्ट करता है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, यानी जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ लो। सीधे हम इसकी सेंट्रल थीम पर आए तो हम देखेंगे कि संसार के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको असंभव माना जाता है, लेकिन जॉन डन का कहना है कि ये सभी चीज़ें संभव हो सकती है, लेकिन एक ही चीज़ है जो कि संभव नहीं है इस संसार में, और वो असंभव चीज़ है एक महिला का एक ही समय पर सुंदर और वफादार होना। जॉन डन का कहने का मतलब ये है कि एक महिला अगर सुंदर है तो फिर वो वफादार नहीं होगी, और अगर वो वफादार है तो फिर वो सुंदर नहीं होगी। जॉन डन के ये व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर निकाला गया एक निष्कर्ष है, और जॉन डन का ये पर्सनल व्यू है, हमें इसे यूनिवर्सल नहीं लेना है, यानी इस पर विश्वास नहीं करना है। ये व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखी गई एक कविता है। तो हम इसी बेसिक थीम के ऊपर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इस पोएम में और क्या बताया गया है। तो कविता की जो शुरुआत होती है वो असंभव चीज़ों की एक लिस्ट के द्वारा होती है। पहला जो स्टेंजा है उसके अंदर 7 असंभव चीज़ें बताई हैं जिनको संसार में असंभव माना जाता है, लेकिन जॉन डन के अनुसार वो असंभव चीज़ें भी संभव हो सकती हैं, सिवाय एक जिसको वो आगे के स्टेंजास के अंदर डिस्कस करता है कि वो एक चीज़ एक महिला का सुंदर और वफादार एक साथ होना, बस यही संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं इस पोएम के बारे में। नोट है तो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। तो सबसे पहले नोट पढ़ लेते हैं जॉन डन की ही एक दूसरी कविता का जो वीडियो है, हम लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था, जिस पोएम का नाम था डेथ बी नॉट प्राउड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोइट का जो इंट्रोडक्शन है और पोइट के जो लिटरेरी वर्क्स हैं उन सभी को आप उस पिछले वाले वीडियो से देख लें, क्योंकि इसमें उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम्स, कविता का परिचय क्या है। तो इन द पोएम, इस कविता में जॉन डन प्रेजेंट हिज पर्सनल व्यूज। जॉन डन अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करता है अबाउट इनकॉन्स्टेंसी ऑफ वुमन। महिलाओं की इनकॉन्स्टेंसी का मतलब होता है बेवफाई। तो महिलाओं की बेवफाई के बारे में अपने उसके जो व्यक्तिगत विचार हैं उन व्यक्तिगत विचारों के पर वो व्यक्त करता है। एज ही वंस हैड सच बिटर एक्सपीरियंस, जैसा कि वो इस प्रकार के बिटर यानी कड़वाहट भरे हुए अनुभव रख चुका है इन लव, प्यार में, टू सम वुमन, किसी महिला वीमेन, कुछ महिलाओं के साथ। तो अपनी जो अवस्था में अपने जीवन काल के दौरान कुछ महिलाओं से उसके संबंध रहे थे, और इन महिलाओं से संबंधों में जो उसके बुरे अनुभव, कटु अनुभव थे, इन कटु अनुभवों के आधार पर ही उसका ये निष्कर्ष निकालता है। और महिलाओं की जो बेवफाई है, जो वफादारी की कमी है, उसी पर उसने अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए हैं। एज ही हैड मैनी लव रिलेशनशिप, जैसा कि उसके काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रेम संबंध रहे थे। सेवरल वेमेन, कई सारी महिलाओं के साथ इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, उसके जीवन में उसके कई सारे महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं। इस वजह से उन संबंधों के आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला है कि कोई भी सुंदर महिला वफादार नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा हम खुद देख सकते हैं कि ऐसा एक पुरुष जिसके कई सारी महिलाओं से संबंध रहे हैं, क्या वो स्वयं एक वफादार व्यक्ति कहा जा सकता है। इसलिए ये केवल उसके व्यक्तिगत विचार हैं। यहाँ पर एक बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, हेड, तो ये कोई गलती नहीं है, एरर नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पहला जो हेड है वो हेल्पिंग वर्ब है, और बाद का जो हेड है वो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक अन्य बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये एक कविता एक लिरिक है। लिरिक का मतलब होता है गीत, जिसकी लैंग्वेज सरल होती है, और कवि जिसमें अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करता है। आगे देखते हैं। डन स्ट्रेसेस द इम्पॉसिबिलिटी। डन है वो जॉन डन है जोर देते हैं इम्पॉसिबिलिटी, असंभाव्यता पर, यानी संभव नहीं होने पर, और फाइंडिंग, पाने की, और ट्रू एंड फेयर वुमन, एक सच्ची और एक सुंदर महिला के नहीं पाए जाने पर जोर देते हैं। He present a series of impossible things, और वो असंभव चीज़ों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। एज, जैसे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं असंभव जिनको संसार में असंभव माना जाता है। कैचिंग अ फॉलिंग स्टार, पहली चीज़ है एक गिरते हुए तारे को पकड़ना, एक टूटते हुए तारे को पकड़ना।
गेटिंग अ चाइल्ड विद मैंड्रेक प्लांट्स रूट, और एक बच्चा प्राप्त कर लेना विद मैंड्रेक प्लांट रूट, एक मैंड्रेक पौधे की जड़ से, विच रिजेंबल अ चाइल्ड इन फॉर्म, जो कि रिजेंबल समान दिखता है, दिखती हैं, अ चाइल्ड एक बच्चे के इन फॉर्म आकार में एक बच्चे के समान दिखती है। एक मैंड्रेक पौधा होता है जिस पौधे की जड़ें जब उसको उखाड़ते हैं तो उसकी आकृति एक छोटे बच्चे के जैसे दिखाई देती है, जिसके हाथ पैर जैसे प्रतीत होते हैं हमें, और इस प्रकार की जड़ों से भी एक बच्चा पैदा किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, क्योंकि उसकी आकृति एक बच्चे के समान दिखाई देती है। तीसरा नोइंग वेयर द पास्ट टाइम गोज, और ये जानना कि भूतकाल का गुजरा हुआ समय कहाँ जाता है, पास्ट टाइम यानी गुजरा हुआ समय वह कहाँ जाता है, तीसरी बात। चौथी टेलिंग, ये बताना हूँ क्लेफ्ट डेवल्स फुट, कि किसने डेवल फुट यानी शैतान का पैर चीरा था। शैतान के बारे में कहा जाता है, शैतान जो कि मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में बुराई का प्रतीक है, तो वो शैतान जब पैदा हुआ था तो उसके जो पैर हैं वो गाय के खुर के समान थे, दो भागों में चिरे हुए पैदा हुआ, तब से वो ऐसा ही था। इसलिए ये जानना मुश्किल काम है कि शैतान के पैर उसकी माँ के गर्भ में ही किसने चीरे थे, लेकिन ये बताना एक असंभव काम है। चौथी चीज, टीचिंग द पोइट, कवि को ये सिखाना, कवि मतलब जॉर्डन को ये सिखाना, हाउ द सॉन्ग ऑफ मरमेड कैन बी हर्ड, कि एक मरमेड का गीत, एक जलपरी का गीत कैसे सुना जा सकता है। मरमेड जलपरी एक काल्पनिक प्राणी होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र में रहता है और जिसका आधा शरीर, कमर से नीचे का जो शरीर है वो एक मछली का होता है, और ऊपर का, कमर से ऊपर का शरीर एक लड़की, एक युवती के समान होता है। तो ये किनारे पर आकर संगीत गाती हैं, बजाती हैं और मधुर संगीत उत्पन्न करती हैं, लेकिन इनके संगीत को कोई भी नहीं सुन सकता है। तो कवि को यह सिखाना कि मरमेड जलपरियों के गीत को कैसे सुना जाता है। हाउ द स्टिंग ऑफ एनवी, और किस प्रकार स्टिंग यानी दंश, पीड़ा, ऑफ एनवी ईर्ष्या की पीड़ा को कैन बी केप्ट ऑफ, कैसे केप्ट ऑफ दूर किया जा सकता है। ईर्ष्या एक ऐसा गुण है, एक ऐसी बुराई है जो कि हर व्यक्ति के अंदर होता है और समय समय पर अवसर पाकर ये बाहर आ सकता है। तो ईर्ष्या के कारण जो पीड़ा होती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी एक असंभव कार्य है। और सातवीं चीज, फाइंडिंग व्हाट क्रेजेस वन टू बी ऑनेस्ट, और ये पता लगाना कि कौन सी वो चीज है जो कि एनकरेज, प्रोत्साहित करती है एक व्यक्ति को टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। व्यक्ति ईमानदार होता है, कुछ लोग बेईमान होते हैं, बेईमान लोग धन दौलत के लालच में बेईमान बनते हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्ति बहुत सारी मुसीबतों को सहन करता हुआ ईमानदार बना रहता है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसको ईमानदार बने रहने के लिए प्रेरित करती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि संसार में असंभव बताई गई है, लेकिन जॉन डन के अनुसार ये चीज़ें भी संभव हो सकती हैं। अब कौन कौन सी चीज़, 7 चीज़ें मैं वापस रिपीट करता हूँ। पहला, टूटता हुआ तारा पकड़ना। दूसरा, मैंड्रेक पौधे की जड़ों से एक बच्चा प्राप्त करना। तीसरा, वो स्थान पता लगा लेना जहाँ पर गुजरा हुआ समय जाता है। चौथा, शैतान का पैर किसने चीरा था ये जानना। पांचवा, कवि को ये सिखाना कि मरमेड जलपरी के गीत को कैसे सुना जाता है। छठा, ईर्ष्या के दंश को कैसे दूर रखा जाता है, ईर्ष्या की पीड़ा को कैसे दूर किया जाता है। और सातवां, की कौन सी वो बात है जो कि एक व्यक्ति को ईमानदार बने रखने के लिए प्रेरित करती है। तो ये 7 चीजें हैं। दीज इम्पॉसिबल थिंग्स, ये असंभव चीजें मे बी पॉसिबल, ये भी संभव हो सकती है, बट वन कैन नॉट फाइंड अ कॉन्स्टेंट वुमन, लेकिन एक व्यक्ति, एक कांस्टेंट वुमन, एक वफादार महिला को नहीं पा सकता है। यह चीज हमेशा ही असंभव रही है। इन सेकंड स्टेंजा, जो दूसरा स्टेंजा है, पद्यांश है, उसमें डन सेज, जॉन डन कहता है, इफ वन बॉर्न, यदि एक व्यक्ति का जन्म हुआ हो, विद एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता के साथ, टू सी स्ट्रेंज साइट्स, कि वो विचित्र दृश्य देख सके, एन इनविजिबल थिंग, और अदृश्य वस्तुओं को देख सके। तो एक व्यक्ति जिसका जन्म विचित्र, विलक्षण योग्यता के साथ हुआ हो, जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी हो जो विचित्र दृश्यों को देख सके और अदृश्य वस्तु को भी देख सके, क्योंकि इस प्रकार की महिला को ढूंढना जो कि वफादार भी और सुंदर भी हो, उसको ढूंढने के लिए असाधारण योग्यता की आवश्यकता होगी। तो एक व्यक्ति का जन्म इस प्रकार की योग्यता के साथ हुआ है, तो ही वुड गो, वह जाएगा, ऑन अ लॉन्ग जर्नी, तो वह व्यक्ति एक लंबी यात्रा पे जाएगा। टिल हिज हेयर वुड ग्रो स्नो वाइट,
उस आयु तक वो यात्रा करेगा जब उसके जो बाल हैं वो स्नो वाइट बर्फ के समान सफ़ेद नहीं हो जाते हैं, यानी यह एक बहुत ही लंबी यात्रा होगी। एंड आफ्टर रिटर्निंग, और वापस लौटने पर, ही वुड टेल द पोइट, वो कवि को आकर यानी जॉन डन को आके बताएगा, अबाउट ऑल द इंसिडेंट्स, उन सभी घटनाओं के बारे में बताएगा, दैट माइट हैव हैपेंड टू हिम, जो कि उसके साथ घटित हुई होगी। उन घटनाओं को आके वो कवि को बताएगा। दो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, यद्यपि यह असंभव है, अ फेयर एंड कॉन्स्टेंट वुमन, एक सुंदर और वफादार महिला को ढूंढ ना पाना असंभव है, येट फिर भी, इफ ही फाइंड्स वन, यदि वो एक ऐसी महिला को ढूंढ लेता है जो कि सुंदर भी हो और वफादार भी हो, द पोइट विल ट्रीट हर एज अ पिलग्रिमेज, तो कवि उसे एक पिलग्रिमेज, एक तीर्थ यात्रा के समान ट्रीट करेगा, मानेगा। यानी इस यात्रा को, यहाँ पे हर की बजाय जर्नी आना चाहिए, ये यात्रा जिस यात्रा पे वो व्यक्ति गया है उस यात्रा को एक तीर्थ यात्रा मानेगा। जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो किसी देवी देवता या किसी जो धार्मिक स्थल होता है उसको अपनी गंतव्य, अपनी मंजिल मानते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर चूंकि इस प्रकार की महिला को मानते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, ऐसी महिला को ढूंढते हुए आगे बढ़ा जा रहा है जो कि सुंदर भी और वफादार भी हो, तो निश्चित ही ऐसी एक महिला विलक्षण होगी, एक देवी के समान होगी। इसलिए कवि इस यात्रा को तीर्थ यात्रा कहता है, अगर ऐसी कोई महिला मिल जाती है तो। हाउएवर, यद्यपि, ही वांट गो, यद्यपि कवि खुद वांट को नहीं जाएगा टू हर, उस महिला के पास। उसको ऐसी महिला मिलने के बाद भी कवि कहता है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि परहैप्स संभव क्या, शी वॉज ट्रू, वह महिला सच्ची थी, वफादार थी। वैन ट्रेवलर मेट हर, जब वो तीर्थ यात्री जो व्यक्ति इसने भेजा था कवि ने, जब वो उस महिला से मिला था तो उस समय वो सच्ची थी। बट वैन ही विल राइट अ लेटर टू हर, लेकिन जब वो व्यक्ति उसको एक पत्र लिखेगा, ये भी गलत है, यहाँ पे टू हर की जगह द पोइट आएगा। लेकिन जब वह कवि को वो पत्र लिखेगा, यानी वो व्यक्ति ये बताने के लिए कवि को पत्र लिखेगा कि उसे वो महिला मिल गई है, तो जब तक वो कवि को पत्र लिखेगा, शी मस्ट हैव बीन, वो महिला हो चुकी होगी, फॉल्स यानी झूठी, टू वन और सम अदर मैन, एक या किसी दूसरे व्यक्ति से वो बेवफाई कर चुकी होगी, झूठी हो चुकी होगी। कहने का मतलब ये है, जब कवि ऐसे व्यक्ति को यात्रा पे भेजेगा, एक लंबी यात्रा पे भेजेगा, और उसे यदि ऐसी महिला मिल जाती है तो वो महिला निश्चित रूप से एक देवी के समान है और यह यात्रा एक तीर्थ यात्रा के समान है। लेकिन कवि कहता है कि ऐसी महिला मिल जाने के बाद भी वह उस महिला के पास नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि यद्यपि उस समय वो महिला सच्ची थी, वफादार थी जब वो यात्री उससे मिला था, लेकिन जब तक वो यात्री कवि को पत्र लिखेगा ये बताने के लिए कि उसे वो महिला मिल गई है, तब तक वो महिला एक या दो पुरुषों के साथ बेवफाई कर चुकी होगी, अर्थात वो उस समय तक वफादार नहीं रही होगी। तो इस प्रकार कवि अपने विचार को व्यक्त करता है। नीचे लास्ट कमेंट लिखा हुआ है कि दस, इस प्रकार द पोएम इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असाधारण डनियन पोएम है, डनियन जॉन डन की कविता है, विद फुल ऑफ मेटाफिजिकल ट्रेड्स, जिसके अंदर पारलौकिक गुण भरे हुए हैं, पारलौकिक काव्यात्मक गुण भरे हुए हैं, लाइक सच इमेजिनरी थॉट्स, जैसे कि इस प्रकार के काल्पनिक विचार हैं। द पोएम हैज अ ग्रेट पोएटिक ब्यूटी, और ये जो कविता है उसके अंदर महान काव्य सुंदरता है, ड्रामेटिक एलिमेंट नाटकीय तत्व हैं, रिच स्टाइल एक संपन्न शैली है, एंड एक्सीलेंट यूज ऑफ हाइपरबोली, और अतिशयोक्ति अलंकार का शानदार प्रयोग किया गया है। तो यह एक असाधारण डन की कविता है और इसमें कई सारे मेटाफिजिकल ट्रेड्स, पारलौकिक जो गुण हैं, पराभौतिकी गुण हैं, जैसे कि इसमें काल्पनिक विचार हैं, और कवि इस कविता के अंदर अत्यधिक काव्यात्मक सुंदरता है, नाटकीय तत्व हैं, समृद्ध शैली है और अतिशयोक्ति अलंकार का शानदार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आज हमने इस पोएम पर डिस्कशन की, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ये नोट भी खत्म हो गया, आप इसकी अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।